हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के 6 सेमेस्टर के सेकंड पेपर का भैया बड़ा समस्या थी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए, तो भाई पूरी किताब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको दे दिए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस को उठा के आज ले आए हैं। ऐसे ही 10 कल ले आएंगे, ऐसे ही 10 परसों ले आएंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंच पाए और आप अच्छे से पेपर को कर पाओ भाई। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आज उठाए हैं सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने उठाया है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सरल भाषा में कहे, एंथैल्पी का मतलब हीट होती है। हीट मतलब क्या होती है? गर्मी, ऊष्मा होती है। और कंबशन का मतलब होता है जलना। यानी जब कोई चीज जलेगी तो उसमें क्या होगा भैया? या तो ऊष्मा चाहिए होगी या फिर ऊष्मा निकलेगी। हीट चाहिए होगी या हीट निकलेगी, उसे ही हम लोग कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो हमने यहां पे क्या लिखा है? हमने लिखा है इसे हीट कंबशन भी कहते हैं। जब एक मोल सब्सटेंस को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, भैया 25 डिग्री का क्या मतलब है? जो हमारे चारों तरफ का नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब। जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 1 एटीएम ही होता है। तो 1 एटीएम प्रेशर पर ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न करते हैं, तब रिलीज होने वाली एनर्जी को एंथैल्पी कहते हैं। क्या मतलब? सुनो भैया, कोई भी चीज जलाने के लिए में ऑक्सीजन चाहिए होगी। जैसे बचपन में हम लोगों ने सीखा है कि एक मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती के ऊपर ऐसे करके भगौना रख दो, मोमबत्ती बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो जाएगी। किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज को जलाइए, उससे ऊष्मा निकलेगी, उससे गर्मी निकलेगी, उससे हीट निकलेगी और उसे ही हम लोग कह देंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। भाई ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप आराम से पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बी डीकेडी बीएससी, जिसपे 75,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कर लेना भाई, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स। भैया हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या होता है? विद्युत माने बत्ती, करंट, अपघटन माने टूटना। किसी के भी बत्ती लगाओ, जैसे मान लिया अभी तार पकड़ लो, डिस्को करना शुरू कर दोगे, तो वैसे ही किसी के भी करंट लगाओ वो टूटने लगेगा। उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघटन कहेंगे। देखो हमने क्या लिखा? वे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर विद्युत अपघटन, विद्युत फ्लो करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे, वे अपोजिट आयंस में टूट जाते हैं। भैया अपोजिट आयन क्या होते हैं? अपोजिट आयन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाते हैं। जैसे हम कह दें NaCl, तो जब NaCl टूटेगा तो क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा। तो अपोजिट आयंस में टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग वाले क्या होते हैं? जो आसानी से टूट जाते हैं, वो स्ट्रांग, मजबूत आदमी। कोई बात नहीं मेरे भाई, पिताजी के पास गए, पिताजी हमें बाइक खरीदनी है। पिताजी मजबूत आदमी, कोई बात नहीं खरीदवा देंगे। और किसी के पिताजी कमजोर आदमी, हार्ट अटैक पड़ गया, बाइक खरीदोगे, मर गए पता चला। तो इस तरीके से जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये आसानी से आयंस में टूट जाते हैं। जैसे KCl है, NaOH है, ये सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है भाई। ठीक है, वीक में कौन आ जाएगा? ये आसानी से आयंस में नहीं टूटते। जैसे HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, NH3 अमोनिया हो गई, ये लोग आराम से नहीं टूटते हैं। तो ये कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोगों ने 2 बातों पर चर्चा कर ली। एक तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? विद्युत अपघट, करंट को फ्लो करो भैया, टूट जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। 2 प्रकार के होंगे, एक भैया होगा स्ट्रांग, एक होगा वीक। स्ट्रांग वाला आसानी से टूट जाएगा, वीक वाला आसानी से नहीं टूटेगा भाई। ठीक, बिल्कुल आसान है। उससे पहले हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करी थी। कंबशन का मतलब जलना होता है। किसी भी चीज को जलाओगे, जलाने पे उससे गर्मी निकलेगी, हीट निकलेगी, उसे ही एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे भाई। ठीक है, तीसरा है हार्डी-सूल्जे का नियम। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्या होता है हार्डी-सूल्जे का नियम? सुनो, सरल भाषा में कहें तो जो कोआगुलेशन पावर है, स्कंदन शक्ति है। स्कंदन शक्ति सर जी क्या होती है? यहाँ उंगली लो, काट लो, खून चूने लगेगा भैया। धीरे धीरे करके अगर हम कहें तो खून जमना शुरू हो जाता है। जब वो खून जमता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठे होने को कोआगुलेशन कहते हैं, स्कंदन कहते हैं भाई। ठीक है, तो जब कभी किसी चीज का स्कंदन होता है वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। वैलेंसी क्या होती है? जितने लोग, भैया मान लिया किसी के ऊपर 1+ है, मतलब इन्होंने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। किसी के ऊपर माइनस है, मतलब
मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है। जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं उसे ही हम लोग वैलेंसी यानी संयोजकता कहते हैं। संयोजकता की खोज फ्रैंक लैंड ने की थी। इसके बारे में कौशल और लुईस ने बताया था भाई, ठीक है। तो भैया हार्डी सुलजे ने कहा वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा कोगुलेशन पावर होगी, उतनी जल्दी इकट्ठा हो जाएगा भाई। तो हमने लिख दिया इस रूल के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर यानी इकट्ठे होने की जो क्षमता है वैलेंसी पर डिपेंड करती है। वैलेंसी यानी संयोजकता जितनी ज्यादा होती है कोगुलेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे Na पॉजिटिव पे 1 प्लस वैलेंसी 1, Mg पे 2 प्लस वैलेंसी 2, Al पे 3 प्लस वैलेंसी 3, और जितनी ज्यादा वैलेंसी कोगुलेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा। डिपेंड करता है प्लस है या माइनस है भैया। Cl के ऊपर 1 माइनस वैलेंसी 1, SO4 के ऊपर 2 माइनस वैलेंसी 2, PO4 फॉस्फेट आयन के ऊपर 3 माइनस वैलेंसी 3। ये इस बात से कोई डिपेंड नहीं कर रहा कि माइनस है या प्लस है भैया। चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे लिया हो, चाहे दिया हो, संयोजकता उतनी ही कहलाएगी, वैलेंसी उतनी ही कहलाएगी। एक प्लस है तब भी वैलेंसी 1 है, एक माइनस है तब भी वैलेंसी 1 है भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बहुत सरल है भैया। दो अलग अलग आदमी हैं, दोनों आपस में नहीं घुलते हैं। दो ना घुलने वाले विलायक हैं भैया जो आपस में नहीं घुलते हैं। तीसरा आदमी आया जो इनसे भी घुल रहा है, इनसे भी घुल रहा है, तो दोनों में रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट होगा। यही हमने लिख दिया। इस लॉ के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट स्टेट में दो कांस्टेंट टेंपरेचर पर ना घुलने वाले लिक्विड, दो अलग अलग लिक्विड जो एक दूसरे में नहीं घुल रहे हैं, में कोई तीसरा विलायक, कोई तीसरा आया, इसमें भी घुलेगा, इसमें भी घुलेगा, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। वाले लिक्विड्स के बीच कोई सॉल्यूट एक सर्टेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वितरित होता है। मान लिया पहले वाले में जो सांद्रता कंसंट्रेशन है वो C1 घुला है तो पहले में C1 हो जाएगा। दूसरे वाले में जो कंसंट्रेशन है वो C2 घुला है तो दूसरे में C2 हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा C1/C2 बराबर K, जहां पर K क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कहलाएगा भाई, ठीक है। तो ये हम लोग पहुंच गए चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये सारे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन एक से एक छांट के आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। इनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की? ये केवल डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब पतला होता है। आपने देखा होगा कई बार आदमी को उल्टी होती है, जब उल्टी होती है अगर उसने खूब खाना खाया हो तो भैया अंदर के छोले भटूरे सब बाहर आ जाते, तो वो सांद्र उल्टी होती, कंसंट्रेटेड, मार गाढ़ा गाढ़ा निकलता है इंतजाम। और अगर कुछ ना खाया हो तो खाली पानी निकलता पतला पतला, उसे डाइल्यूट कहेंगे। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, तनु मेरे भाई, ठीक है। तो ये केवल पतले सॉल्यूशंस पर अप्लाई होगा। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दोनों सॉल्वेंट्स में सेम होगा, जितना इसमें घोला है उतना ही इसमें घोलना पड़ेगा, तब उनकी कंसंट्रेशन का हम लोग रेशियो निकालेंगे जो कि कांस्टेंट के बराबर आएगा, ठीक है। अगला है भाई कोलराउस का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो भैया। कोलराउस का नियम क्या होता है? जैसे हम आपसे कहें हमारे पास NaCl है, तो अगर आप NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे, मोलर चालकता निकालोगे, तो भैया ये दो में टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो भैया वो पॉजिटिव वाले की कंडक्टिविटी और नेगेटिव वाले की कंडक्टिविटी दोनों के एडिशन के बराबर होगा। यही हमने यहां पर लिख दिया। लो देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी HCl की कंडक्टिविटी निकालना, इसे क्या पढ़ोगे भैया? ये सीधा V होता है, ABCDEFGH पढ़ा है, ये सीधा V होता है। इसे बनाओगे तो इसे इन्वर्टेड V, उल्टा V कहेंगे। इन्वर्टेड V HCl के लिए निकालेंगे। इनफाइनाइट पे कंडक्टिविटी निकालना है। जब ये टूटेगा तो HCl कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा, यानी पॉजिटिव आयन के लिए और नेगेटिव आयन के लिए जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट पे टोटल कंडक्टिविटी के बराबर होती है। इसे ही हम लोग कहते हैं मेरे भाई कोलराउस का नियम भाई, ठीक है। इसका भी कुछ लिमिटेशंस है। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग इसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, यही हम लोग निकालना है। देखो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो रही है। ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कितना टूट रहा है। HCl टूट रहा है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट रहा है, कौन कितना टूट रहा है, इस रूल की सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। फटाफट से चलते हैं भाई। अगला है हेस का नियम, बहुत सरल है। कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, मान लिया इस क्लास में भैया जो आखिरी सीट है वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ है, हमें उसे एक बॉल देनी है, तो हम चाहें तो बॉल डायरेक्ट फेंक दे तब भी एक बॉल मिलेगी, और बहुत सारे बच्चों को बैठाल के कहते भैया बॉल पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो, तब भी बॉल एक ही पहुंचेगी। यानी कोई रिएक्शन डायरेक्ट एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो उतना ही रहेगा, जो हीट निकलेगी वो उतनी ही रहेगी। यही हेस ने कहा, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराई जाए या मल्टी स्टेप में कराई जाए, जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। मान लिया कि भैया A से B हमने बनाया, जरा समझना भाई, हमने कहा
कि हमने ए से बी बनाया है, और जब ए से हमने बी बनाया तो भैया हीट कितनी निकली जरा देना। ए से बी डायरेक्ट एक स्टेप में बना दिया तो हीट कितनी निकली, क्यू निकली। अब कई स्टेप में बनाओ, लो भैया पहले ए से सी बना लिया, सी से डी बना लिया, डी से फिर बी बना लिया, 3 स्टेप में बनाया। मान लिया इसमें हीट निकली Q1, इसमें निकली Q2, इसमें निकली Q3, तो क्या हुआ, स्टेप 3 है भैया, सबको जोड़ेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर हो जाएगी, Q के बराबर हो जाएगी। यानी रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, हमेशा ऊष्मा का मान बराबर रहता है। भाई ये हेस का नियम है, बहुत ही तेजी से चीजों को करा रहे हैं। कल सुबह आपको एक वीडियो देंगे जिसके अंदर हम 10 शॉर्ट क्वेश्चन और देंगे। जिन बच्चों के 7 तारीख को 10 तारीख को पेपर है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आज भाई 2 तारीख है, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं 5 दिनों के अंदर इतना कंटेंट दे देंगे, आप बेहतरीन पेपर करके आओगे। सेकंड सेमेस्टर है, करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 4th सेमेस्टर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 6th सेमेस्टर का अधिक से अधिक कंटेंट आपको दे रहे, डरो मत। जो समस्या है कमेंट करके बताओ, हम उसे सॉल्व करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। अगला आ गया राउल्ट का नियम, बहुत सरल है भैया, लो या एक लाइन में याद करा देंगे। राउल्ट का नियम होता है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या मतलब, समझो। मान लिया मेरे भाई, ये डायलॉग सुनो, जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक, मिला के बनता विलयन। जैसे चीनी घुली तो चीनी कौन है, विलय है। किसमें घुली, पानी में, तो पानी कौन है, विलायक। क्या बना, शरबत, तो शरबत क्या है भाई, विलयन है। अब हमने क्या किया भैया, देखो चीनी तो घुल गई, वो नहीं पता चल रही है, हमारे पास शरबत बन गया है। शरबत किस स्टेट में है भैया, पानी की स्टेट में। तो 2 आदमी इंपॉर्टेंट है, एक पानी और एक शरबत, भैया लिक्विड, दोनों लिक्विड स्टेट में, ठीक। तो हमने मान लिया कि जो अपना विलयन बना है उसका जो प्रेशर है वो PS है। विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, तो उसका जो प्रेशर है वो कितना, PS है। जो विलायक है पानी, उसका प्रेशर कितना है, P0। तो अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो जो कमी है वो निकल आएगी, कमी निकलेगी तो इसे कहेंगे दाब में कमी। कमी नहीं कहते, अवनमन कह देते हैं भाई, ठीक है, इसे कहेंगे दाब में कमी। और अगर इसकी तुलना कर देंगे पहले वाले से तो ये हो जाएगी दाब में आपेक्षिक कमी भाई, ठीक है। तो ये है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक कमी जो है वो किसके बराबर होती है, सल्यूट के यानी विलय के यानी चीनी के मोल प्रभाज के बराबर होती है। मोल प्रभाज कैसे निकलता है, जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक। चीनी घुली, पानी में घुली, जिसके मोल प्रभाज निकालने हो, मान लिया चीनी के निकालने हैं तो चीनी के मोल ऊपर लिख देंगे, चीनी और पानी के जोड़ के नीचे लिख देंगे। अतः बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एवरेज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट भाई, ठीक है। सीधी सी बात होती है, जहां पे n क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट है, कैपिटल N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है भाई, ठीक। इसकी लिमिटेशंस भी वही है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होता है। केवल नॉन वोलाटाइल जो बाष्पशील नहीं है, जो भाप बन के नहीं उड़ते हैं, जो भैया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो अपघट्य नहीं है, जो टूटते नहीं है, बेशरम टाइप के आदमी है, पड़े रहते हैं, उन पे मेरे भाई ये लागू होता है भाई, ठीक है। इसके अलावा 2 नियम और हैं, फटाफट से देख लेते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है भैया, बफर मतलब होता है आरक्षित। जब कभी आप लोग घूमने जाते हो तो सीट को रिजर्व करा लेते हो, आरक्षण करा लेते हो, उसी को बफर कहते हैं। ऐसे विलयन जिनकी जो एसिडिटी या जो बेसिसिटी है वो भैया कैसी है, रिजर्व है, चेंज नहीं हो रही। जो पीएच वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। पीएच वैल्यू क्या, सारेंसन नाम का आदमी था, बोले पीएच वैल्यू 7 होएगी न्यूट्रल, 7 से कम होएगी एसिड, 7 से ज्यादा होएगी बेस। तो जिनकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बेस सॉल्यूशन जिनकी एसिडिटी या बेसिसिटी रिजर्व रहती है बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। इनकी पीएच वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। 2 प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। केवल 2 क्वेश्चन और रह गए भाई। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम बहुत सरल है, यहां समझो। ओस्टवाल्ड ने कही जो दुर्बल टाइप के आदमी हैं, जो टूटते नहीं है, उन्हें जबरदस्ती तोड़ो, ऐसी की तैसी, भैया नहीं टूटो, कैसे नहीं, बेत निकाला, सूत के मारा, टूट गया आदमी। यहां देखो, इनने कहा ओस्टवाल्ड ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनिक इक्विलिब्रियम पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया। कैसे लगाया सुनो, मान लिया AB है, AB जब टूटा तो बनाया A पॉजिटिव और B निगेटिव बनाया। सुनो, जिस समय हम AB को खरीद के लाए उस समय वो टूटा नहीं था, तो उस समय उसके इनिशियल मोल कितने हैं, 1 है। मान लिया 1 लेके आए, अभी रिएक्शन नहीं हुई तो ये 0 है, ये 0 है भाई। थोड़ी देर के बाद रिएक्शन हो गई, मान लिया ये अल्फा खर्च हो गया। जब अल्फा खर्च हो गया तो 1 में से कितना बचेगा, अल्फा बचेगा। अल्फा खर्च हो गया तो 1 माइनस अल्फा बचा। जब भी कभी मोलर कंसंट्रेशन निकालते हैं तो भैया आयतन से यानी वॉल्यूम से भाग दे देते हैं।
तो मोल बटे आयतन को मोलर कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कहते हैं। ऐसे ही मोल कितने हैं अल्फा बटे में वॉल्यूम कितना है बी, मोल कितने हैं अल्फा बटे में वॉल्यूम कितना है बी। सबसे पहले इनिशियल मोल कितने थे 1, रिएक्शन हुई खर्चा कितना हो गया अल्फा, बचा कितना 1 माइनस अल्फा, वॉल्यूम से सबको क्या करा भाग दे दिया, जिससे क्या बन गई है सांद्रता यानी मोलर कंसंट्रेशन बन गया। भैया लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, जो बाद में लिखे होते हैं उन्हें ऊपर लिखते हैं, जो पहले लिखे होते हैं उन्हें नीचे लिखते हैं। बाद में कौन लिखा है, ए और बी लिखा है, तो ए और बी को कहां लिख दिया, ऊपर लिख दिया। लो देखते रहो, पहले कौन लिखा था ए बी को कहां लिख दिया, नीचे लिख दिया। ए का मान अल्फा अपान बी का मान अल्फा अपान बी, ए बी का मान 1 माइनस अल्फा अपान बी मान रख दिया। बी से बी क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर, बटे में क्या बचा 1 माइनस अल्फा, इनटू में क्या बचा बी, बराबर में क्या चल रहा के 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो भैया 1 माइनस अल्फा को 1 लिख देंगे, इसे छोड़ दिया भैया अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो 1 ही लिख सकते हैं। v को इधर ले आए तो अल्फा स्क्वायर बराबर के बी हो गया, स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट के बी आ गया। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा कितना टूटा है, और के बी तनुता कहलाती यानी वियोजन की मात्रा तनुता के डाइल्यूशन के भैया रूट के यानी वर्गमूल के बराबर होती है। यह है ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ भाई। ठीक, अगर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएं तो लुईस का कॉन्सेप्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। लुईस ने पी थी लस्सी इन 1980, लस्सी पीते पीते बोले जो देगा उधार कहलाएगा लुईस छार। क्या मतलब, जिनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उधार देने के लिए। लुईस ने पी थी लस्सी इन 1980, बोले जो देगा उधार, ये लो बेस सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जो देगा उधार कहलाएगा लुईस छार, और जो ग्रहण करेंगे उधार, जो लेंगे वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो जो एक्सेप्ट करते हैं एसिड, सुनिए मेरी बात, जो देगा उधार कहलाएगा लुईस छार मतलब बेस, जो लेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो बेस सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं एसिड कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं बेस कहलाते हैं। जितने भी प्लस वाले लोग होते हैं, जो भी पॉजिटिव होते हैं भैया वो सब क्या होते हैं, अम्ल यानी एसिड होते हैं। जितने भी निगेटिव वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। हम लिख दें Na पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या है, एसिड है। हम लिख दें Cl निगेटिव, निगेटिव है तो क्या है, बेस है भाई। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर एसिडिटी बढ़ती जाती है। इसके ऊपर 1 प्लस है तो एसिडिटी कम, 2 प्लस है तो एसिडिटी और ज्यादा, 3 प्लस है तो एसिडिटी बहुत ज्यादा। तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे भाई एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बचपन में पढ़ाया जाता है भाई। जब बच्चा 9th 10th क्लास में होता है तब ये सब चीजें पता होती हैं कि जिन लोगों के पास भी H आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन, वो एसिड कहलाते हैं। जिन लोगों के पास भी OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो बेस कहलाते हैं भाई। ठीक, बेस सब्सटेंस जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं एसिड कहलाते हैं, जैसे HCl है, HNO3 है। बेस सब्सटेंस जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं बेस कहलाते हैं, जैसे NaOH है और KOH है भाई। ठीक है, ये 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने उठा लिए हैं। कल कोशिश करेंगे कुछ और ऐसी 2-3 वीडियो एक दिन में दे पाए, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। इस तरीके से आज रात में बैठ के PDF बना लेंगे भाई। ठीक है, सारा कंटेंट आज इकट्ठा कर लेंगे, कल फटाफट बना के पब्लिक कर देंगे। और भैया अगर बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, 50 से 60 क्वेश्चन आप तक हमने पहुंचा दिया ना, 75 में 75 का पेपर हो जाएगा भाई बहुत आराम से। सर जी कुछ फर्स्ट पेपर का भी बनाइए, बनाएंगे। कल आपको पहली वीडियो फर्स्ट पेपर की भी देंगे, डरो नहीं। कहते नहीं है जो होगा अच्छा होगा, कहते नहीं है, एक बड़ा बढ़िया सी शायरी है, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी, और जिस दिन दौर आएगा आंधी चलेगी। बस पढ़ो, मेहनत करो भाई। जिन लोगों के पेपर 7 तारीख को भी अभी भी 4 दिन बकाया है, बहुत है। पूरी कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कंटेंट देने की। ये PDF और ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना BDKDN BSc। 75,000 लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, सीधे क्लिक करके भी वहां पे जा सकते हो। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी ये PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।